हम गृह मंत्रालय के विषय में चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं और हमारी सरकार 26 मई 2014 को आने के बाद गृह मंत्रालय की टोन एंड टेनर में क्या परिवर्तन आया, इसे मैं सिर्फ दो वानगी में बताना चाहता हूं। 26 मई 2014 के बाद आप सबको ध्यान होगा, उससे पहले बीएसएफ जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, पहले उधर से बहुत फायरिंग हुआ करती थी। उसके बाद पहली फायरिंग हुई तो मुझे याद है उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। यहां पे खबर आया कि साहब वहां से कहा जाता था फायरिंग हो तो सिर्फ व्हाइट फ्लैग दिखाना है। आपको पता है कि उस समय गृह मंत्रालय से संदेश गया बीएसएफ के डीजी को कि अब ये मोदी की सरकार है, अब व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाया जाएगा, फायरिंग के ऊपर 4 गुना फायरिंग का जवाब दिया जाएगा। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 सालों में सीमा पर फायरिंग में शांति आ गई है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 26 मई 2014 को, उस समय अभी आईबी का उल्लेख हुआ जो गृह मंत्रालय में आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके चीफ श्री आसिफ इब्राहिम थे जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आईबी चीफ बने थे। वैसे तो हम किसी भी अफसर को धर्म जाति के आधार पर नहीं देखते, पर उस समय इस बात का प्रचार किया गया था कि देखिए एक मुस्लिम अधिकारी को आईबी का चीफ बनाया गया। परंतु आज तक का भारत का इतिहास है, जब कोई सरकार बदलती है तो आईबी चीफ 1 महीने से ज्यादा नहीं रहता है। परंतु श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्री आसिफ इब्राहिम का 8 महीने का कार्यकाल था और उन्होंने उसे 8 महीने का कार्यकाल पूरा किया। याद रखना चाहिए कि मोदी जी के कार्यकाल का पहला आईबी चीफ मुस्लिम समाज से था। यह दर्शाता है कि हम समाज के वर्गों को डर पैदा करके साथ में नहीं लेना चाहते, विश्वास पैदा करके साथ में लेना चाहते हैं। आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति जी, यह संयोग भारत के इतिहास में 3 बार बना है। पहली बार जब सरदार पटेल गुजरात से थे और पंडित नेहरू उत्तर प्रदेश से थे तो स्वतंत्रता का काल था। दूसरी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से थे, तब भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया था। आज जब अमित शाह जी गुजरात से हैं और मोदी जी यूपी से हैं तो भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है। अर्थात मैं कह सकता हूं काल के कपाल पर, भारत के भाल पर कुछ तो नया होने वाला है और कुछ ना कुछ तो नया हुआ है, उसे आज समझने की जरूरत है। अब मैं बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस दरमियान किस किस प्रकार से कार्य किए। मैं 3 प्रकार के कार्य बताना चाहता हूं। एक, वो कार्य जो पिछली सरकारें भी कर रही थी वो हमने करके दिखाया। दूसरा, वो कार्य जो पिछली सरकारें कर ही नहीं सकती थी, सोच नहीं पाई, वो करके दिखाया। और तीसरे वो कार्य हैं जिसपे पिछली सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि नहीं हो सकते, वो भी करके दिखाया। पहली श्रेणी में वो कार्य हैं, यानी मैं मानता हूं दूसरी सरकारों ने भी प्रयास किया होगा कि आतंकवाद की घटनाएं कम हो और अपराध की घटनाएं कम हो। तो मैं बताना चाहता हूं आतंकवाद की जो कुल घटनाएं जून 2004 से 14 के बीच में 7214 थी, जो 14 से 2024 के बीच में 2240 है, 69% की कमी आई है। कुल मृत्यु जो नागरिकों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसमें 68% की कमी आई है। नागरिकों की जो मृत्यु होती थी उसमें 81% की कमी आई है। सिक्योरिटी कोर्सेस में जो फोर्सेस की जो मृत्यु होती थी उसमें 46% की कमी आई है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंसेस 2010 में 2654 थे, अब 0 है। ऑर्गेनाइज हड़ताल 0 है, स्टोन पेल्टिंग 0 है, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी होने वाले 0 हैं। सभापति महोदय, पत्थर पड़ने के दौर खत्म हो गया, मगर अगर किसी की अकल पे पत्थर पड़ा हो तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चश्मा उतारो, फिर देखो यारो दुनिया नई है, चेहरा पुराना। महिला सुरक्षा के लिए एक अलग प्रभार बनाया गया। 2018 में इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन बनाई गई और 181 हेल्पलाइन को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा गया। फोरेंसिक को मजबूत करने के लिए प्रदेश में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक की लैब्स बनाई गई। मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 80 करोड़ की एक अलग मंजूरी दी गई। फोरेंसिक इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 7 नई फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बनाने की बात हुई, और जिसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में, और इसके अतिरिक्त पुणे, गुवाहाटी, भोपाल और कोलकाता की लैब्स को और इंप्रूव करने का कार्य किया गया। ये वो कार्य है जो पिछली सरकारों ने सोचा नहीं था वो कर पाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक है सीएए का उदाहरण अभी हमारे साथी ने दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी संसद में एक वो दौर था जब इनकी नेता ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में इकलौती बार जब चेयर के ऊपर फाइल फेंकी थी, किस बात को लेकर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और आज मैं कहना चाहूंगा कितना बड़ा बदलाव दिखता है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया था वो आज कितना पीछे हट गए। इसे कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान कैसा बदलता है। सीए पे मैं कहना चाहूंगा, सीए गृह मंत्रालय का विषय है, नागरिकता, और यह एक संसद के द्वारा पारित कानून था, परंतु राज्य विधानसभाओं ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यह सरासर कानून का उल्लंघन था, सरासर संविधान का उल्लंघन था, और मैं कह सकता हूं इसके द्वारा संविधान खतरे में था। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यूएपीए का चेंज किया गया, यानी अब केवल एक संगठन आतंकवादी नहीं होगा, कोई व्यक्ति आतंकवादी होगा तो उसको भी आतंकवादी माना जाएगा। एनआईए एक्ट में आतंकवाद की परिभाषा स्थापित की गई। मृत्यु दंड पर यह संशोधन किया गया कि क्षमा याचना केवल संबंधित व्यक्ति ही कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। आपदा के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई और नक्सलवाद को समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। अभी दिसंबर के महीने में
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के कैंप में पूरी रात गुजार कर आए हैं। जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि इसको डर और किससे वो उससे उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब वो दौर चले गए सभापति महोदय। मुझे याद है 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद ऐसे ही समाचार आते थे कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों में शहीद जवानों के प्रति नहीं, नक्सलवादियों के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे थे। वो दौर अब समाप्त हो गया। अब तीसरी श्रेणी में बताना चाहता हूं, वो काम आते हैं किए हैं गृह मंत्रालय ने जो पिछली सरकारें कहती रही कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो करके दिखाया। धारा 35A, धारा 370। मैं कह सकता हूं जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, राज्यों का महकमा उनके पास था, वो कश्मीर की कसक जो रह गई थी, वो कसक अगर आज समाप्त हुई है तो अगस्त 2019 में अमित शाह जी के शासनकाल में वह समाप्त हुई है। मैं कहना चाहता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहला बलिदान दिया था रावी के तट पर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज्य की शपथ ली गई थी, पर वो शपथ अधूरी रह गई थी। तो सरदार पटेल के दिल में कसक थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान था और अटल जी के दिल में वेदना थी। उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। परंतु वो शपथ किसने पूर्ण की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको पूरा किया। और इसी के साथ मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, इतना बड़ा परिवर्तन भारत के इतिहास में आया कि अपनी सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी के हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। इसके अलावा जो कश्मीर में बड़ा परिवर्तन आया, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी हमारे साथी ने डर का उल्लेख किया तो मैं बताना चाहता हूं 10 सितंबर 2024 को भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था कि मैं गृह मंत्री के रूप में जाता था तो डल लेक में मैं गृह मंत्री के रूप में होता था और डर के मारे उनकी क्या हालत होती थी, वह शब्द संसदीय नहीं है। तो मैं अपनी स्वरचित पंक्ति में कहना चाहूंगा, हमारे साथी सब समझ जाएंगे कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी और दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। और आप समझिए आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे गृह मंत्री वो हैं जिनको देखकर आतंकवादियों की छाती फटने लगती है और आतंकवाद के समर्थन करने वालों के छाती में दर्द होने लगता है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं उनकी सरकार और हमारी सरकार में अंतर था जो भारत की परंपरा में है। उन्होंने बहुत दिन नाग पंचमी की, नागों को दूध पिलाया, हमने जन्मेजय का नाग यज्ञ करके दिखाया जिसमें सारे नाग आकर समाहित हो गए। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और मैं ये कहना चाहता हूं दूसरा उदाहरण, एक सिर्फ दूसरा उदाहरण, हमारे कांग्रेस के युवा नेता जिन्होंने तथाकथित भारत यात्रा निकाली, उसी कश्मीर कहते हैं कि हालात नहीं बदले। इस पूरे देश ने वो दृश्य देखा जब भैया और बहन दोनों सुरक्षित वातावरण में मधुर मनोभावों के साथ बर्फ के गोले के साथ खेलते नजर आ रहे थे। और यह वही कश्मीर था जहां उनके गृह मंत्री के पैर के नीचे धरती फटी जा रही थी। इतना बड़ा बदलाव भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आप ये कहना चाहते हैं वही कश्मीर था जहां ऐसा इसके झंडे दिखाई पड़ते थे, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई पड़ते थे, वहां पर अगर आरजी और पीजी दोनों एक साथ सुरक्षित थे, एसजी भी खुश रही होंगी, मुझे लगता है जीजा जी को भी खुशी का एहसास होना चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और इसके लिए गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए कि कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, कम से कम इतना तो करना चाहिए। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा जो उनके नेता बोलते हैं डरो मत, हकीकत का सामना करो कि कितना बदलाव आया है, इसको स्वीकार करो, डरो मत। डरने का काम देश के विरोधियों के लिए छोड़ दो हमारी सरकार में। इसके अलावा हमारी सरकार के समय में इंडियन पैनल कोड को भारतीय न्याय संहिता के रूप में जो बदलाव किया गया वो एक महत्वपूर्ण बात है। परंतु मैं सभापति महोदय यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी किसी चीज की तुलना हो तो तुलनात्मक होनी चाहिए। जब हमारी सरकार आई और गृह मंत्रालय का दौर आया तो उस जमाने में क्या अंतर था सिक्योरिटी में और आज क्या बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे प्रमुख दायित्व है, जैसा कि हमारे साथी ने कहा लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा गृह मंत्रालय की बात मैं पूछना चाहता हूं। हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली में धमाके नहीं होते थे क्या? मुंबई में नहीं होते थे? चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, कौन सा ऐसा शहर का जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलते बस में धमाके, लोकल ट्रेन में धमाके, और लिखा रहता था बस अड्डे पे धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। मगर इसके बावजूद आज वो केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सीमित हो गया है। इसके बावजूद इतना बदला हुआ नजारा नजर नहीं आता है। यह दर्शाता है कि कितना पूर्वाग्रह की दृष्टि है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार, पिछली सरकार के शासनकाल में जांच के अंदर किस प्रकार का कार्य हुआ, मैं 2 चीजों का उदाहरण देना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस केस,
दुनिया के इतिहास का इकलौता केस होगा कि पहले वहां सरकार जांच कर रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक यू टर्न ले लिया और तथाकथित हिंदू आतंकवाद पे आ गए। किस आधार के ऊपर? आरोपी के रूप में असीमा आनंद जी का जेल में इंटरव्यू। मैं पूछना चाहता हूं जेल में इंटरव्यू कैसे हुआ? बजाय इंटरव्यू लेने वाले पे कार्रवाई होने के पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं होता है और इंटरव्यू के आधार के ऊपर चेंज कर दिया। जबकि डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी पत्नी फौजिया का अमेरिका में दिया इंटरव्यू है जिसमें सीधे सीधे उसने कहा कि यह पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, इशरत जहां केस। यह दुनिया के इतिहास में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में एक अद्भुत उदाहरण होगा कि पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कह रही थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, फिर अचानक सीबीआई ने स्टैंड चेंज कर दिया और कहा वो आतंकवादी नहीं है। मगर सभापति महोदय, आईबी चीफ कहते रहे कि वो आतंकवादी है। यानी ऐसा विचित्र उदाहरण था कि एक ही सरकार की दो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ बोल रही थी और जब हमारी सरकार आई और हलफनामा बदलने का आधार पूछा गया तो सभापति महोदय फाइल गायब थी। यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी का किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया। 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, यह इनकी सरकार मानती थी, मगर हमारे कई सम्मानित नेता उस तरफ बैठे जो कहते थे आरएसएस ने कराया। सिक्योरिटी का जिस प्रकार का मजाक इनकी सरकार में उड़ाया गया है, यह दर्शाता है कि वो सिक्योरिटी किस प्रकार की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग जो अपने जमाने में क्या कहते थे कि इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, ओसामा जी हैं, हाफिज साहब हैं। इस हालात के बाद क्या होना था? मैं पूछना चाहता हूं, ये डर के बोल रहे थे या प्रेम से बोल रहे थे? या आपकी मोहब्बत की दुकान के सरमाएदार थे या मोहब्बत की दुकान के खरीदार थे? और मैं सिर्फ दो स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा उस सरकार की हालत के लिए। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने जयपुर में वक्तव्य दिया कि आरएसएस के कैंप्स में टेरर ट्रेनिंग की जाती है। और जब सुषमा स्वराज जी ने आके सदन में पूछा, गृह मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया। सोचिए, इस प्रकार का मजाक भारत की सुरक्षा के साथ कभी सुनाई नहीं पड़ता। और 14 जुलाई 2011 को कांग्रेस के एक चिर युवा नेता जो चिर क्रोधित और चिर आक्रोशित रहते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, बट टेररिज्म इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप ऑल द टाइम। यानी हमेशा के लिए आतंकवाद को रोकना मुमकिन नहीं है। सभापति महोदय, जिस सरकार का चाल चलन ऐसा था उसके हालात में रोकना मुमकिन नहीं था, पर आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, वो हमने करके दिखाया। मैं दूसरा बताना चाहता हूं उदाहरण। एक दौर था जिस जमाने में 26/11 हमले के बाद से पहले 2007 में आंतरिक सुरक्षा के लिए नीति क्या थी? हवाना में जाके यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। 26/11 के हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का उल्लेख आया और यह कहा गया टेरर के अटैक से टॉक्स प्रभावित नहीं होंगी। मगर सभापति महोदय, जो हमारी सरकार आई तो हमने कहा टेरर के साथ टॉक्स नहीं होंगी। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमने इस बात को बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। और इसीलिए पिछले 11 साल ऐसे हैं जब कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। सभापति महोदय, क्योंकि जब से हमारे गृह मंत्री जी आए हैं, हालात में जानते क्या बदलाव आया है? उस जमाने में शांति के कबूतर उड़ा करते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं। और जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खफाकते उड़ाया करते थे। और अब वो बदलाव ये देखने को मिला है। ये लोग तो वो हैं सभापति महोदय जिन्हें भारत इतना कमजोर चाहिए था, किसी संसद भवन की छत के ऊपर जो शेर बने हैं उसके लिए लोग गए थे कोर्ट में कि शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, बिल्ली जैसे नहीं, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु शायद ये भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं। और उनकी तरफ से हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय बचाएंगे। और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। और तब हमारे विरोधी क्या कहते थे? आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, पेड़ गिरी थी कि बिल्डिंग गिरी थी। इस प्रकार के मजाकिया बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की व्यवस्था, अभी एक विषय का उल्लेख आया हमारे साथी ने, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। वोटर डुप्लीकेशन की बात हमारे विरोधी उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर वोटर डुप्लीकेशन की बात करना चाहते हो तो पहले सिटीजनशिप डुप्लीकेशन तो क्लियर कर लीजिए। क्यों नहीं एनआरसी के लिए हां बोल देते हैं, उसके बाद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भाई जब आप कह रहे हैं कि वोटर्स को लेकर आपके मन में संदेह है तो एक बार एनआरसी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। मगर सभापति महोदय, एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम के जो हमारे साथी यहां बैठे होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इस विषय को उठाना चाहते हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। आई हैव सेड ही हैज गॉट द बिगेस्ट। सर हमने तो सिर्फ एक डाटा बताया है। सुधांशु जी, टेक योर सीट।
Honorable members, one second. Honorable members, my very extensive ruling is there that this House, the Council of States, is well within its rights to discuss conduct of any person, including member of that House. Not, I will look into it. Look at. One second. Honorable HM. मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। इन्होंने कोई टिप्पणी माननीय सदन के दूसरे सदन के सदस्य के लिए नहीं की। इनका जीत का मार्जिन बताया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है मान्यवर, भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसमें अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा 2-5 हजार तो कल भाई लेटर देकर सुधार देना सुधांशु। नहीं, एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, इसी सदन में जब तत्कालीन सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने लोकसभा के सदस्य जिन्होंने विदेश में जाकर भारत पर कुछ टिप्पणियां की थी, वो मुद्दा उठाया तो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मैंने निर्णय दिया और मैंने कहा कि अपने रूल स्पष्ट हैं और रूल ये कहते हैं कि लोकसभा के सदस्य के बारे में चर्चा यहां हो सकती है। अंकुश एक है नियम में, नियम बहुत स्पष्ट है कि आप आरोप नहीं लगा सकते और आरोप लगाते हो तो सभापति को सूचित करो। मैंने बारीकी से तत्कालीन सदन के नेता पीयूष गोयल का बयान देखा। उन्होंने लोकसभा के सदस्य के बारे में जो कुछ कहा वो हूबहू लंदन में उन्होंने कहा और चूंकि वो भारत विरोधी था, एज इट इज आई हैव टू गिव माय रूलिंग।